नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ऑल एग्जाम एनालिसिस पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म के बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2025 का ये लेटेस्ट वॉल्यूम 1 है। इसमें कुल सेट की संख्या देख लीजिए 21 है। तो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में सेट 1 का डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुल सेट देख लीजिए सीक्वेंस में 21 है। तो हम लोग जो है एक सेट को दो भाग में डिस्कस करेंगे। पहले भाग में हम लोग केवल जीके और जीएस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और दूसरे भाग में मैथ प्लस रीजनिंग दोनों को करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कोड है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका AW। कोड है हमारा AW। क्या है ये? किसके वर्गीकरण के अनुसार? तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। ये देखिए अक्षर कोड क्या है? कर्क रेखा के अक्षर कोड है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? ठीक है, तो किस कारण से होती है? तो ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। शीतकालीन वृष्टि है, ये उत्तर पश्चिमी वृष्टि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो आपको होना ज़रूरी है। देखिए, यह वर्षा जाड़े के समय में पंजाब हो गया आपका, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ठीक है, और उत्तर प्रदेश यानी और बिहार के क्षेत्रों में जो है बारिश होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसल के लिए बहुत क्या होता है? लाभदायक होता है। किस फसल के लिए? तो रबी फसल के लिए जो है के लिए बहुत लाभदायक ये होता है। ठीक है, और भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। भारत में अधिकांश वर्षा जो होता है वो कौन से मानसून के कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये आपका है ओडिशा। किससे? ओडिशा से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऐसे कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश जो है अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ यानी NL कहेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। किससे? भारत के मध्य से, बीचों बीच से कहेंगे कि गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। कितने? तो भारत के 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। वो राज्य कौन कौन सा है? तो देख लीजिए, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में बहने की दिशा क्या है? तो देखिए, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक ये दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। ठीक है, अब ये तो दक्षिण गोलार्ध की बात किया। अब उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इसमें किस तरह का होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से ये किधर की ओर होगा? तो दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा, दक्षिण
पश्चिम की ओर जो है कि ये दिशा इसकी होगी उत्तरी गोलार्ध में। और ये देखिए व्यापारिक पवन की दिशा जो है सालों भर क्या होता है, एक ही दिशा रहती है, ये दिशा बदलती नहीं है। और इसका ना दिशा बदलने के कारण इसे जो है अस्थाई पवन भी कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई पवन भी कहा जाता है। तो ये था इससे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ। चलिए आगे नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखिए बिहार के क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। अति सघन वन है तो कितने प्रतिशत, आंसर सी होगा 0.35% पर जो है अति सघन क्या है, वन है बिहार के। अब वन से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स के जानकारियाँ ले लीजिए। देखिए 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार जो है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है, टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% जो है, जिसमें क्या चीज़ है, बनावरण है, बनावरण है। ठीक है, कितने, 7.84% पे। और 2.48% क्या है, वृक्षाच्छादन वन है, वृक्षाच्छादन वन है। ठीक है, कितने पे, 2.48 पे। और अगर हम टोटल की बात करें तो ये हो जाएगा 10.32% टोटल भूमि पे जो है क्या है, वन की मात्रा है, टोटल भूभाग पे वन है। चलिए अब एक और जानकारी ले लेते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार, किसके अनुसार, 2021 के अनुसार जो है सबसे अधिक जो है वन है वो बिहार के किस ज़िले में है, तो ये है आपका जो है कैमूर ज़िला है। कौन सा है, कैमूर ज़िला है, कैमूर है, जिसमें जो है टोटल कितने प्रतिशत है, तो 31.56% जो है टोटल वन है, 31.56% जो है ये सबसे अधिक वन है इसी ज़िला में। ठीक है, चलिए और सबसे अगर कहा जाए कि प्रतिशत में सबसे कम कहा जाए तो ये भी जानकारी ले लीजिए। सबसे कम किस ज़िला में है, तो ये है शेखपुरा में है। कहाँ है, शेखपुरा में सबसे कम है। और कितना है, तो 0.17% है, सबसे कम शेखपुरा में है। तो ये सारी जानकारियाँ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के सबसे ऊंचे, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन ये 6 नंबर छूट गया है, थोड़ा इसको देख लेते हैं कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है महानदी पर, किस पे है, महानदी पे स्थित है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है, तो महानदी पे स्थित है। ठीक है, अच्छा एक बात देख लीजिए कि हीराकुंड नदी परियोजना ये किस राज्य में है, तो ये है आपका ओडिशा में। किस में है, ओडिशा में है, ओडिशा में ये है। ठीक है, और ये है ओडिशा के एक जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अब इससे और कुछ संबंधित जानकारियाँ हम लोग ले लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध जो है, सबसे क्या है, लंबा नदी बांध की अगर बात किया जाए, तो ये विश्व की बात किया जा रहा है। विश्व की सबसे लंबी नदी बांध जो है वो कौन सा है, तो ये है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है आपकी 4800 मीटर है। कितनी है, 4800 मीटर है। अच्छा दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का ये बात हो रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा बांध है, तो ये बांध है आपका टिहरी बांध है। कौन सा है, टिहरी बांध है। और इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट क्या है, तो ये है 261 मीटर लंबा। कितना है, 261 मीटर लंबा है। और ये जो देख लिए उत्तराखंड में है, कहाँ पर है,
खंड में है, और ये आपका हो गया कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। ठीक है, आइए इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ था वो हम आपको दे दिए हैं, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से कवर कर लें। चलिए देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में एक जोग जलप्रपात किस नदी पर महाजलप्रपात है ये। तो देखिए ये कौन पे है, तो ये है सारावती नदी पे है। कौन नदी पे है, सारावती नदी पर है। कौन सा जलप्रपात है ये, तो ये जोग जलप्रपात है। और आपसे पूछा गया कि किस नदी पे है, तो ये सारावती नदी पे है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ हम लोग ले लेते हैं। तो यह सबसे पहले जो है किस राज्य में है, सारावती जो है ये जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये आपका जो है कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक के किस ज़िले में है, तो ज़िले की नाम अगर कहा जाए तो ये है आपका शिमोगा जिला है। कौन सा है, शिमोगा जिला में है ये जोग जलप्रपात है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये ऊंचाई है लगभग जो है बात किया जाए तो मीटर में है 253 मीटर है। कितना है, 253 मीटर है। और फीट की बात किया जाए तो 829 क्या है, फीट है इसकी ऊंचाई है। अच्छा, जोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है इससे संबंधित कि जोग जलप्रपात का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो महात्मा गांधी जो है जलप्रपात कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा, महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की जनगणना जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। पूरे राज्य में, सभी राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का ही है। और ये महिला की बात कर रहा है, वोमेन की बात किया जा रहा है, तो वो है कितना है टोटल, तो 92.07% जो है कुल जो है महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है ये केरल में। अच्छा, और सबसे न्यूनतम अगर कहा जाए महिलाओं की तो वो कहाँ का है, तो बिहार का है। बिहार के वो कितना है, तो 51.50% है महिलाओं की साक्षरता दर। ठीक है, और अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पूरे भारत का जो है, भारत का साक्षरता दर अगर कहा जाए तो वो कितना है, तो 74.04% है ये। ठीक है, और इसमें जो है अब बात किया जाए कि मेन का कितना है, पुरुष का कितना है, पुरुष का साक्षरता दर तो वो 82.14% है। और महिला का है, तो महिला का है आपका 65.46% है। ये महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित है, तो ज़रूर आप इसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका केरल का हो गया महिला साक्षरता दर, और पुरुष साक्षर सबसे अधिक और सबसे कम बिहार का हो गया, पूरे भारत का हो गया। और बिहार का कुल कहा जाए, बिहार का कुल साक्षरता दर तो वो कितना है, महिला और पुरुष कुल मिलाकर तो 61.80 जो है प्रतिशत है, टोटल है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन जो सही है वो है हमारा डी। इनमें से 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। कौन से 1980 की दशक जो है की अवधि शामिल की गई थी, किसमें, दूसरे चरण में, हरित क्रांति के दूसरे चरण में। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं।
पहला चरण का भारत में जो है, भारत में प्रथम चरण का जो है वो वर्ष था, लगभग की बात किया जा रहा है तो लगभग था 1966 से ये था 1981 तक का था। ये लगभग की बात किया जा रहा है, एक आध वर्ष आगे पीछे हो सकता है। आगे देखिए कि इसमें जो है दूसरे चरण, ये फर्स्ट चरण की बात है, दूसरे चरण में जो है 1981 से 1995 तक का है, ठीक है। और 1995 से तीसरे चरण में जो है 1995 से जो है पूरे विस्तृत कर दिया गया पूरे भारत में से, ठीक है। तो इसमें जिसमें बताया गया है कि 1980 का दशक जो अवधि जो है इसमें शामिल की गई थी। और देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां है कि हरित क्रांति का, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो इसे नॉर्मन ई बोरलॉग को, किसको, बोरलॉग को जो है पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है इसे, ठीक है। तो ये था इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है तो देखिए ये है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में है। और तो इससे संबंधित जानकारी हम लोग लेते हैं कि ये कच्छ की खाड़ी में उससे है। तो पहला है देखिए कि 1980 में जो है ये जो है कच्छ की खाड़ी को जो है राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1982 में जो है इसे समुद्री पार्क का दर्जा मिला, समुद्री पार्क का दर्जा मिला, ठीक है। कब? 1982 में, ठीक है। ये तो हो गया इससे संबंधित। अब इससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए कि भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन है तो जिम कॉर्बेट है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अभी पूछ जाए कि भारत में जो है कुल कितने जो है राष्ट्रीय उद्यान है तो कुल राष्ट्रीय उद्यान है 107 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला है कि भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन है तो सबसे नया जो है वो है सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल है, ये आप याद रखिएगा, सबसे नया है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब इसके आगे जो है यहाँ पे क्या है, हमारा रीजनिंग है, तो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? किसमें ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है, यानी कि जिसमें ग्रंथि होता ही नहीं है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, कैमलियन तथा कछुआ में। किसमें? कैमलियन तथा कछुआ में क्या होता है? ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है, ठीक है। तो आइए इससे संबंधित कुछ और जानकारियाँ हम लोग लेते हैं। ग्रंथियों का त्वचा में होना मेढक में पाया जाता है, यानी कि ग्रंथि जो है ये त्वचा में होता है। और ये किस में होता है तो ये होता है आपका मेढक में होता है। किस में होता है? मेढक में होता है। साथ साथ ये जो है सांप में भी होता है, मगरमच्छ में भी होगा, मगरमच्छ में भी होता है, ठीक है। और स्तनधारियों की त्वचा में भी ग्रंथियां पाई जाती हैं। जितने भी स्तनधारी हैं उसके त्वचा में क्या होता है? ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, त्वचा से संबंधित कुछ जानकारियां हम लोग और ले लेते हैं। त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे क्या है? सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। कौन सा है? त्वचा है, ठीक है। अब त्वचा को जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 भागों में बांटा गया है,
ठीक है। तो पहला आपका कौन सा है? पहला भाग है एपिडर्मिस। कौन है? एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है। मैं ठीक से फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, ये सही से नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। पहला है आपका एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। दूसरा है आपका डर्मिस, और तीसरा है वो है आपका हाइपोडर्मिस। क्या है? हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये तीन है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एपिडर्मिस। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम लोग ले लेते हैं। एपिडर्मिस में मेलेनिन जो होता है, क्या होता है? मेलेनिन होता है, जो त्वचा के रंग प्रदान करता है। अच्छा, त्वचा के रंग प्रदान करने के लिए कौन होगा? तो मेलेनिन त्वचा का रंग ये प्रदान करता है, त्वचा का रंग, ठीक है। और एक होता है कोलेजन होता है। कोलेजन एक प्रोटीन है। क्या है? कोलेजन एक क्या है? प्रोटीन है। तो कोलेजन जो है एक प्रोटीन है। इसका काम क्या है? प्रोटीन है जो त्वचा के कोशिकाओं को मजबूत और लचीला बनाता है। तो इसका काम है कि त्वचा के जो है कोशिकाओं को मजबूत और लचीला बनाना। किसको? कोलेजन को। कोलेजन का काम है, ठीक है। तो आइए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये सारी क्वेश्चंस को हम लोग एकदम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आप इसे एक दो बार जो है रिवीजन कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें जो है निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है? किस कुल से संबंधित है? ये है फॉबेसी। किस कुल से? फॉबेसी कुल से ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सूर्य का तापमान मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो ये देखिए उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? उत्तापमापी के द्वारा ये मापा जाता है। हाँ, कुछ और मेजरमेंट के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर जो है ये क्या चीज़ को मापता है? तो ये मापता है तापमान को मापता है, ठीक है। और एक है पायरोमीटर। पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर ये क्या चीज़ को मापता है? तो ये मापता है बहुत उच्च ताप को। किसको? बहुत उच्च ताप को, हाई टेम्परेचर को। जैसे में हो गया आपका भट्ठी का ताप जो है, भट्ठी का तापमान जो है, भट्ठी का ताप, तो हाई टेम्परेचर को मापता है कौन? पायरोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर है कि एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगी जब लिफ्ट कब होगा? तो देखिए जब ये त्वरण भार से जो है त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होगा। लिफ्ट किस तरह का होगा? तो त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होगा, तो उसका जो है आभासी भार जो वास्तविक भार से कैसा लगेगा? कम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 20। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो ये होगा हमारा 27.27%। कैसे होगा थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए CO2 क्या है? CO2 है। तो CO2 में देखिए कार्बन का कितना होगा? 12 होगा, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? तो एक का होगा 16, तो 2 का कर देंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? टोटल 44 ग्राम इसका हो जाएगा। अब देखिए इससे अब द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CO2 का जो है द्रव्यमान हो जाएगा। CO2 का क्या हो जाएगा? कार्बन का क्या हो जाएगा? कार्बन का द्रव्यमान, अब बट्टे में हो जाएगा CO2 का अनुभार। CO2 का अनुभार, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12,
और CO2 पूरा कंप्लीट का हो जाएगा कितना 44 और गुने में हो जाएगा 100। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा 4 से 3 बार में, 4 से जो है 11 बार में, ठीक है। अब देख लीजिए आप इसको कन्वर्ट करके कितने हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 27.27% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि 5 m मोलरता वाले विलयन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन को मोलरता क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ हमें दे रखा है। तो हम अगर ले लें इसको फार्मूला पर करें तो M1 इज इक्वल्स टू हमारा दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5 मोल दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो आयतन इसका V1 अगर हम बात करें तो ये है कितना है, पहला है 500 ml है। और फिर देख लीजिए कि V2 की बात करें, V2 है तो ये उसको कितना में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है तो 1500 ml हो गया, ठीक है। और M2 पूछा जा रहा है, M2 आपसे कि प्राप्त विलयन में मोलरता क्या होगी, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। तो अब इस पर आप शिफ्ट कर दीजिए। M1 और V1 की वैल्यू क्या है, तो 5 इंटू में हो जाएगा 500 इज इक्वल्स टू M2 आपको निकालना है, इंटू में V2 हो जाएगा आपका 1500, कितना हो जाएगा 1500। अब देखिए 5 से 3 बार में कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 5 3 15, M2 बराबर हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3 जो हो जाएगा 1.66 m हो जाएगा, 1.66। देखिए 1.66 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं, मतलब क्या चीज़ से रिलेटेड है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या होगा, ये बॉक्साइट से संबंधित है, ठीक है। देखिए ओडिशा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है, कौन सा है, तो ओडिशा जो है सबसे बड़ा क्या है, बॉक्साइट के उत्पादन जो है राज्य है। इससे संबंधित एक जानकारी और है जो कि देखिए ओडिशा में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट डिपो जो इसको देख रहे हैं कोरापुट ज़िले में जो है, ये कौन सा है, ये है पंचपतमाली है। तो ये ओडिशा के कोरापुट ज़िले में है ये, ठीक है। देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन का जो है 76 पॉइंट यानी कि 76% जो है केवल ओडिशा में जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। पूरे भारत का 76% केवल और केवल ओडिशा राज्य में ही बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बात करें यदि टॉप शीर्ष राज्यों का जहां पे बॉक्साइट उत्पादन होता है तो उसमें प्रथम स्थान पर जो है वो है ओडिशा है, प्रथम स्थान पर है 76.3% के साथ जो है ये ओडिशा नंबर 1 पर है। और नंबर 2 की बात कीजिएगा तो नंबर 2 पर है गुजरात, कौन सा है, गुजरात है। इसमें इसका प्रतिशत कितना है तो 7.3% जो है गुजरात में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और थर्ड नंबर पे है वो है आपका झारखंड, कौन सा है, झारखंड है। इसमें लगभग जो है भी 7.3% जो है बॉक्साइट यहाँ पर भी होता है। लेकिन नंबर 1 पे कौन सा है तो ये ओडिशा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33 देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है,
ठीक है, तो कौन सा होगा, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा सहकारी क्षेत्र उद्योग। ये जो है एक औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत जो है वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी का नहीं है। ये याद रखेंगे आप, सहकारी क्षेत्र का उद्योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर की मध्य अक्षांश मरुस्थल BWK यानी कि 35 डिग्री और इसमें देखिए डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र को ध्रुव की ओर है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या होगा, 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच है ये। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, मध्य अक्षांश मरुस्थल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। किस में कह रहा है, अरब सागर में, तो ये कौन सा होगा, आंसर बी होगा, लक्षद्वीप। कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा। ठीक है, तो चलिए लक्षद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग साझा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप में कुल जो है 36 जो है यानी कि 36 द्वीप है। ठीक है, कितने हैं, कुल 36 द्वीप है, किसके अंदर, लक्षद्वीप के अंदर है ये। ठीक है, अब जानते हैं बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीप की संख्या कितना है, बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर, तो कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में जो है कुल द्वीप की संख्या है वो आपका है 572 है। टोटल कितना है, 72 है। तो इसमें अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अंडमान एवं निकोबार जो है द्वीप समूह सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा की बात कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कह सकते हैं कि सबसे क्या है, बड़ा है। चलिए, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप ले लीजिए कि लक्षद्वीप का जो है इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, तो वो है आपका कवारती है। कहाँ है, कवारती है इसकी राजधानी, किसकी, लक्षद्वीप की। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है। मतलब कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है, तो वो क्या है। देखिए इसका आंसर होगा लागू नहीं कराया जा सकते हैं। मतलब कि नीति निर्देश सिद्धांत को लागू नहीं कराया जा सकता है या सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत से कुछ जानकारियां हम लोग लेते हैं। जो प्राप्त जानकारी है वो है क्या, कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया। तो सबसे पहला है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किस आयरलैंड के संविधान से, ये हमें पता है। दूसरा बात कि हमारे संविधान में जो है ये उल्लेखित है, भाग जो है, भाग किस में है, 4 में है, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद जो है ये 36 से 51 तक का में ये व्याख्या किया गया है। ठीक है, भाग 4 में 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये बात हम याद रखेंगे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा जाता है इसका, कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जो है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये था इससे संबंधित महत्वपूर्ण। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, गलत है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें कह रहा है कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, तो ये क्या है, हमारा गलत है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऐसा कहीं पे कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान
का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 23 हो जाएगा। कौन सा होगा? अनुच्छेद 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 23 का संबंध किस किस चीज़ से है? तो अनुच्छेद 23 का संबंध जो है मानव दुर्व्यवहार जो है, दुर्व्यापार, उसके बलात् श्रम से है। इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों का भी प्रतिबंध करता है, ये लगाता है अनुच्छेद 23। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और जानकारियां हम लोग ले लेते हैं। जैसे आप बात करें अनुच्छेद 20 का, तो अनुच्छेद 20 का जो है संबंध है वो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बचाव के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 20 है। ठीक है, अगला देखिए एक अनुच्छेद ये 19 की बात कर लें, तो अनुच्छेद 19 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, और सभी नागरिकों को 6 अधिकार की ये गारंटी देता है। कितने? 6 अधिकार के। इसमें कौन कौन सा है? वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी जिसको कहते हैं। दूसरा है कि शांतिपूर्वक जो है आप सम्मेलन का अधिकार है, शांतिपूर्ण आप धरना दे सकते हैं कहीं पे। ठीक है, तीसरा है कि संघ या सहकारी समितियाँ बना सकते हैं। भारत के राज्यों में जो है संचरण आप कहीं भी स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं का अधिकार है। भारत के राज्य के क्षेत्र के किसी भी भाग में आप जो है बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, उसका अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपना जो है व्यापार या कारोबार कर सकता है, इसका अधिकार है। तो ये 6 तरह के अधिकार जो है हमको कौन सा अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। ठीक है, और अनुच्छेद 25 की बात करें, 25 की बात करें, तो इसके तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आवद्ध रूप से मानने या आचरण करने या प्रचार करने का समान अधिकार है। सीधी सीधी बात कहें कि धर्म को अपनाना मतलब अलग अलग धर्म जो जैसे मानते हैं उसको मानने की, उनकी आचरण करने की, प्रचार करने की अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 25 के तहत है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा होगा आंसर नंबर ये बी हो जाएगा, 23, अनुच्छेद 23 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो ये है चलाया जाता है राज्यपाल के नाम से। किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ठीक है, चलिए अब राज्यपाल के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग ले लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद जो है ये नियुक्तियां जो है इससे संबंधित है 155। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किसका? राज्यपाल का नियुक्ति की जाती है। देखिए राज्यपाल जो है एक राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि संवैधानिक क्या होता है? मुखिया होता है। यह मेंशन किया गया है अनुच्छेद जो है 154 के तहत। ठीक है, क्या मेंशन किया गया? कि राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, और अगला देखिए अनुच्छेद जो है 164 के तहत जो है क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि अनुच्छेद 164 के द्वारा जो है मुख्यमंत्री का जो है नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 56 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये हमारा है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 56 है। कौन सा है? 56। इससे संबंधित कुछ जानकारियां ले लेते हैं कि अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का है। ठीक है, और इससे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 57 क्या कहता है
के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति एक से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। तो एक से अधिक कार्यकाल के लिए संबंधित है अनुच्छेद 57, ठीक है। और अनुच्छेद जो है 52 क्या कहता है, तो 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है किसका है, तो पद का जो प्रावधान है वो 52 के तहत है। अनुच्छेद जो है 53 जो है 53 के तहत क्या है, तो 53 के तहत जो है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। यानी कार्यपालिका जो है पालिका शक्ति जो है वो अनुच्छेद 53 के तहत है। तो आप इसको एक बार ज़रूर अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं आपके साथ साझे करते जा रहा हूं, आप इसे बार बार रिकॉल कर लेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। किसमें अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो देखिए ये असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, पूर्वोत्तर के ये 4 राज्य हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को जो है अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है टोटल 12 जो है क्या है अनुसूची है, 12 अनुसूची है, ठीक है। और जिस समय मूल संविधान में अगर कहा जाए तो मूल संविधान में जो है कुल कितने थे, तो 8 अनुसूची थे। अभी कितने हैं, अभी 12 हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47। कह रहा है इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है। इसके जगह पर समझिए कि किस ऊतक का कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, ठीक है। यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है। इन ऊतकों को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्थूल कोणोत्तक। क्या कहा जाता है, स्थूल कोणोत्तक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोजन एक समबहुलक यानी कि होमोपॉलीमर है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो देख लीजिए क्या है, ग्लाइकोजन कौन सा है, ग्लाइकोजन है, ये किसका बना हुआ होता है। तो हम लोग देख लेंगे कि ये होता है ग्लूकोज इकाइयों का बना हुआ होता है। किसका होता है, ग्लूकोज इकाइयों का ये बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यदि 2 समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनती है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो क्या होता है इस प्रक्रिया में, इसमें होता है कि ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम शुद्धोष्म नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्या नहीं हो सकता है, शुद्धोष्म नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो देखिए बर्फ़ का जमना। क्या हो सकता है, बर्फ़ का जमना जो है ये शुद्धोष्म नहीं हो सकता है प्रक्रम। अब इससे संबंधित थोड़ा सा जानते हैं। शुद्धोष्म जो है ये कौन सा प्रक्रिया है, क्या है, तो देखिए ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा ना ली जा सकती है और ना ही दी जा सकती है। क्या होगा कि ऊष्मा ना ली जा सकती है और ना ही क्या हो सकता है, ना ही दी जा सकती है, ठीक है। अतः कह सकते हैं कि और बर्फ़ का जो है जमना जो है ये शुद्धोष्म नहीं है। कारण क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। बर्फ़ के जमने में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। कौन सा निष्कर्ष जो है वो नहीं निकाला जा सका, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथ हो जिन्हें
ऑर्बिट कहा जाता है में घूमते हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। तो ये निष्कर्ष है किनका, सो थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे संबंधित जानकारियाँ जो है, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों में जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है में घूमते हैं, यह अवधारणा जो है बोर साहब दिए थे। कौन दिए थे? नील बोर साहब। कौन? नील बोर साहब ने दिए थे। ठीक है, प्रतिपादित किए थे। तो ये रदरफोर्ड साहब का नहीं है, इसलिए ये आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? तो इसे आयनिक ठोस के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रेफाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, यह मुलायम ठोस है। इसे क्या कह सकते हैं? मुलायम ठोस। ठीक है, मुलायम ठोस कहते हैं। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? तो रंग होता है धूसर रंग होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, रंग कैसा होगा? तो धूसर होगा। ठीक है, चलिए अगला बात है, इसकी जो है कठोरता जो है वो महो स्केल पर महो जो है स्केल पर जो है कितनी रहती है? तो 1 से 2 होती है। ठीक है, और इसकी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है बहुत अधिक होता है। क्या चीज़? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ये जो है क्या होता है कि ऊष्मा का जो है अच्छा सुचालक है। क्या है? अच्छा सुचालक है। कौन? ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये चीज़ सारी जानकारियाँ हो गई। हाँ, ग्रेफाइट के बारे में एक जानकारी और आप लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट को जो है इसकी संरचना जो है, इसकी जो है संरचना कैसा होता है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ये षष्ठ फलकीय होता है। कैसा होता है? षष्ठ फलकीय होता है। षष्ठ फलकीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग और मैथ के हैं, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो ये थी कदाम्बनी गांगुली। कौन थी? कदाम्बनी गांगुली थी। कब की? कहाँ की? कलकत्ता विश्वविद्यालय की ये प्रथम स्नातक महिला थी। ठीक है, इससे संबंधित एक जानकारी, इन्होंने स्नातक कब की? तो इनकी जानकारी है कि ये जो है 1882 में जो है इन्होंने स्नातक की थी। ठीक है, और पहली महिला जो है, अगर फिजिशियन की बात किया जाए, पहली महिला फिजिशियन तो वो 1886 में की थी, पहली महिला फिजिशियन की बात। चलिए अच्छा, महिला की बात आई तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ये कहाँ की थी? तो ये थी यूपी की। ठीक है, चलिए अब भारत की पहली महिला अगर केंद्रीय मंत्री कहा जाए तो राजकुमारी अमृता कौर। कौन? राजकुमारी अमृता कौर ये थी। ठीक है, चलिए तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना ही उसे दंडित किया जाए? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 20 के 2 से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 20 के 2 से ये संबंधित है, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा चलाया जाए, दोहरी मुकदमा ना चलाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मॉर्थिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। कौन सा बुक था?
टू मोनोथिस्ट, क्या था, टू मोनोथिस्ट, किस भाषा में, तो फारसी भाषा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो कौन सा अधिवेशन था ये, बॉम्बे अधिवेशन था। बॉम्बे अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अच्छा, ये बात थोड़ा सा जान लेते हैं, इससे संबंधित भारत छोड़ो प्रस्ताव से संबंधित कुछ जानकारियां हैं कि 7 अगस्त जो है, 7 अगस्त कब, 1942, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई, ठीक है। और ये प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया, तो ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया ये 8 अगस्त जो है, 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव क्या किया गया, स्वीकार किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वीकार, ठीक है। और ये देखिए 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जी ने क्या किए, प्रस्ताव को पारित किए, ठीक है। प्रस्तुत इन्हीं के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 67। कौन सा, 67। देखिए, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ है, तो ये हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। कौन है, महादेव गोविंद रनाडे साहब ने जो है क्या किए थे, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में इन्होंने इसका स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 68 देख लेते हैं। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था दीनपना। कौन सा, दीनपना नगर का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ, बात सही है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनके पिताजी जो है शाक्य गण के क्या थे, मुखिया थे, तो बात दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ये अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, तो ये किया गया था 1931 में। कब किया गया था, तो 1931 में किया था गांधी इरविन समझौते पे, ठीक है। ये जो है कहाँ किया गया था और इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ आप ले लीजिए। इससे संबंधित जानकारी ये है कि ये 5 मार्च जो है गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को जो है ये लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा ये किए गए, इसीलिए ये गांधी इरविन समझौते के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं कि गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा, दिल्ली समझौते के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजावा, देखिए इजावा जाति जो है से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्हें जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है, तो ये देखिए किस राज्य में इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ है केरल में। कहाँ हुआ है इनका जन्म, केरल में हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं
कि उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेज़ों को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सेवा को सामान्यतः मोम लगे, सॉरी देखिए सेबों का, कौन सा है? सेब। सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज़ में लपेट कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो देखिए इसलिए रखा जाता है कि O2 के प्रवेश को रोककर, यानी कि ऑक्सीजन के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। ठीक है, जिससे वो सड़ने से बचता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79 नंबर, आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये केवल वसाओं के पाचन में भाग लेते हैं। ये बात जो है गलत है। क्या है? ये बात गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? कह रहा है कौन सी वस्तु प्रत्येक स्थिति के लिए जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है ये बनाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण जो है प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण कर किसके द्वारा होता है? तो नियंत्रण हम लोग जानते हैं कि ये परितारिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परितारिका के द्वारा होता है, जिसे आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका औद्योगिक नाम है ऑरलॉन, जिसको एक्रिलन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर नहीं है, इधर सारे के सारे रीजनिंग है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 93। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का नाम जो भारत के किस युद्ध से संबंधित है? तो यह है बक्सर के युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध है? बक्सर के युद्ध से संबंधित है। देखिए बक्सर के युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। ये काफ़ी बार पूछा गया है, हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, और संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो संयुक्त सेना का कर रहा था गुरगीन खां। कौन कर रहा था? गुरगीन खां कर रहा था संयुक्त सेना का नेतृत्व। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का जो है बंगाल का नवाब था उस समय, नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नाइन्टी 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीतिक किसी धर्म से अलग नहीं हो सकता है। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। यह किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने कहे थे कि राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इंद्रजाल के हैं। एंटी ड्रोन का नाम जो है, एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। भारत में किस राज्य में भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे? भाजपा के पहला मुख्यमंत्री किस राज्य में बने थे? वो बने थे राजस्थान में। कहाँ बने थे? राजस्थान में बने थे। ठीक है, बने थे। ये भैरव सिंह शेखावत भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत।
नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? कौन सा है? 80वें संयुक्त राष्ट्र सभा के सत्र के अध्यक्ष के रूप में, तो ये देखिए एनालेना बेयरबॉक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो ये है पुनौरा धाम में। कहाँ किया गया है? पुनौरा धाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया है? तो ये मुंबई इंडियंस ने किसको हरा करके अपने नाम किया है? तो ये हराया है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके अपने नाम किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 39वां स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 39वां स्थान पर है। अगला देखिए, किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमाकर किस राज्य से संबंधित हैं? ये कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो ये है त्रिपुरा से। किस राज्य से हैं? ये त्रिपुरा से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? कौन से देश का चयन किया गया है? तो ये भारत का चयन किया गया है हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है कि सांस लेने के लिए सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है। तो कथन हो जाएगा हमारा बी, अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अंतःश्वसन एक क्या है? सक्रिय है। जो हम लोग इन्हेलेशन करते हैं, मतलब सांस को लेते हैं, वह सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, पक्षी कह रहा है कि पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जित प्राणी है। तो ये क्या है? ये गलत है। ठीक है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु, मतलब करने हेतु क्या? तो ये कह रहा है कि आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। जैसे अब देखिए, एक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समान विभव सतह पर विस्थापित करने हेतु क्या करना नहीं पड़ेगा? तो इसमें देखिए आवेश पर कोई कार्य करना नहीं होगा। ये आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है? कौन सा जो है वो रेशे के समान प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि डी होगा, बी और सी दोनों होगा। बी और सी, टैरिलीन है, ये टैरिलीन है, और ये होगा नाइलन। ये दोनों हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है। बी और सी दोनों होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण, कौन सा है? 10वें संस्करण जो है में शामिल हुआ। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? 10वां संस्करण जो है डेजर्ट फ्लैग का कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE जिसको कहते हैं, UAE। ठीक है, यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल को किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? कौन सा कार्य हेतु विकसित किया गया है? तो देखिए व्यक्तिगत पहचान के लिए इसे विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? 124 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो यह है वैदिक संस्कृत है। कौन सा है? वैदिक संस्कृत है।
125 नंबर देखिए, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में से एक था, तो वो क्या था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। क्या था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। पंचवर्षीय योजना से संबंधित 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं जो है पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल कब था? 1985 से लेकर के 1990 तक था। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, इसके तहत जो क्या क्या था? प्रमुख उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन था, आधुनिकीकरण था, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल था। ठीक है। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, इससे संबंधित 5वीं जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? इसका कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1978 तक, 1978 तक था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था इसका। इसे आप 5वीं देख लिए तो 4थी भी देख लिए। ये जो है 4थी पंचवर्षीय योजना में क्या था? इसका कार्यकाल था 1969 से जो है 1974 तक इसका कार्यकाल था, 4थी पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड की चर्चा की जाती है कि ये जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो ये 4वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है। 1998 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? एकमात्र व्यक्ति थे, वो कौन थे? तो ये मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन थे वो। ठीक है। चलिए अगला देखिए कि साइप्रस देश की मुद्रा जो है क्या है? साइप्रस देश की मुद्रा कौन सी है? तो यह यूरो है। कौन सा है? यूरो है। ठीक है। साइप्रस देश की राजधानी कहाँ है? इस देश की जो है राजधानी है तो ये है निकोसिया है। निकोसिया है। साइप्रस देश की राजधानी क्या है? निकोसिया है। अच्छा, मैं एक इसी से रिलेटेड देखिए, मैक्सिको की जो है मुद्रा क्या है? तो उसका मैक्सिको की मुद्रा है पीसो है। क्या है? पीसो है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है। और एक और देखिए, दक्षिण सूडान की मुद्रा जो है क्या है? इसकी मुद्रा हो जाएगा पाउंड। रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछने की चांस बनता है। एक और ले लीजिए, पेरू देश की मुद्रा भी ले लीजिए आप। पेरू देश की मुद्रा जो है न्यू सॉल है। क्या है? न्यू सॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांवों के आधारभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 130 गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2005 में किया गया था। निम्नलिखित में किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था? अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ था? ये 2007 में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? साइनोबैक्टीरिया को किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये मोनेरा के अंतर्गत इसको किया गया है। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है? सबसे अधिक जो है कौन सा रंग जो है उपयुक्त है? तो ये है कौन सा? कार्मीन। कौन सा ये रंग है? कार्मीन रंग जो है सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रेडियो तरंगे, देखिए रेडियो तरंगे भवनों की चारों ओर तत्परता से विवर्तित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंगों भवनों की चारों ओर नगण्य रूप से परिवर्तित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगे क्या होती है, तो रेडियो तरंगे जो है देखिए प्रकाश तरंग की अपेक्षा अधिक लंबी और तरंगदैर्घ्य वाली होती है। ठीक है, ये रेडियो तरंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। कह रहा है कॉलम 1 को में क्या है, यौगिक है, यौगिकों को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है, मिलाना है। ठीक है, कॉलम 1 को किससे मिलाना है, कॉलम 2 से। तो देखिए क्लोरोएफिनिकॉल जो है, क्लोरोएम्फेनिकॉल जो है, इसका संबंध किससे है, तो ये है आपका टाइफाइड से। किससे है, टाइफाइड बुखार से है। थायरॉक्सिन को देख लीजिए, थायरॉक्सिन है तो इसको कहेंगे ये है आपका गलगंड से। किससे है, गलगंड से है, थायरॉक्सिन है। क्लोरोक्विन जो है, कौन सा है, क्लोरोक्विन जो है ये संबंधित है आपका किससे, तो मलेरिया से संबंधित है। और एक बच गया क्लोरोफॉर्म, तो ये हो गया संज्ञाहारी से। कौन सा हो गया, संज्ञाहारी से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 41 हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ हो गया आपका 144। तो ये आपका यहीं पे था, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। लास्ट क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे 131 पे हमारा एंड 131 नहीं, इसमें आ गया एक में, सॉरी। ये हमारा क्वेश्चन 134 पे आकर के जीके का क्वेश्चन ख़त्म होता है। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।